Yes, welcome. This is Meenu Kalra. This is Vishal Kalra. Building core competency theory. This theory is the theory of strategy that prescribes actions to be taken by firms to achieve competitive advantage in the marketplace. ये थ्योरी उस स्ट्रैटेजी की है जिसमें फर्म्स कुछ एक्शंस लेती हैं ताकि वो मार्केट में अपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकें. इसमें फर्म्स अपनी स्ट्रेंथ या जिसमें वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं उन एरियाज में या उन फंक्शंस में जिनमें वो सुपीरियर हैं उनके बेसिस पे अपनी गेम या अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करती हैं. कोर कॉम्पिटेंसी इस थ्योरी की बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा कंपनीज अपनी वैल्यू एडिशन करती हैं. कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो आपकी मेन कैपेबिलिटीज हैं या एडवांटेजेस हैं जो आपके पास हैं और ये आपको कंपटीशन से अलग करती हैं. ये वो बेसिस हैं जिस पे आप अपनी कॉम्पिटिटिव एज बनाते हैं और अपने ब्रांड की रेपुटेशन को एम्फसाइज करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं. यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स की नज़रों में यूनिक बनते हैं. कोर कॉम्पिटेंसीज वो फंडामेंटल नॉलेज है या टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट्स को स्पेशल बनाती हैं. ये कोर कॉम्पिटेंसीज हैं कंपनीज की जो हेल्प करती हैं इसको अपने कंपटीशन से, राइवल से अलग दिखाने में और अपनी एक एडवांटेजेस पोजीशन मार्केट में क्रिएट करने में. सो कोर कॉम्पिटेंसीज बिजनेस के लिए एक बहुत ही फायदे की चीज़ है जिसके ऊपर उनका बिजनेस, उसकी एग्जिस्टेंस और उसके प्रॉफिट्स बेस करते हैं. ये एक रिसोर्स बेस्ड अप्रोच है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की. इसे दुनिया के सामने लाने वालों में से सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल हैं जो दोनों ही बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेस थिंकर्स हैं. इन दोनों ने अपनी 1990s की बुक कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने कहा कि इस थ्योरी में कोर कॉम्पिटेंसी के लिए 3 कंडीशंस हैं. पहला, इससे कंज्यूमर को फायदा होता है. दूसरा, कॉम्पिटिटर इसको इमिटेट या नकल नहीं कर सकते हैं. और तीसरा, ये कॉम्पिटेंसी जो हैं वो दूसरे प्रोडक्ट्स और दूसरी मार्केट्स में लीवरेज की जा सकती हैं, यूज की जा सकती हैं. कोर कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं पिछले 30 सालों से ये एक कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है लेकिन इसमें जो बेस है वो सेम है कि हमें अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट करना है, उन्हें यूज करना है. ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज ही हैं जो दूसरों को अलाउ नहीं करती हैं या दूसरों के लिए मुश्किल बनाती हैं कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को का डुप्लीकेट बना सकें या उसे प्रोवाइड कर सकें जिससे वो आपके साथ कॉम्पीट कर सकें. सभी सक्सेसफुल बिजनेस की जो सक्सेस में जो मेन हाथ होता है वो इस तरह के कॉम्पिटेंसीज का होता है. नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 कस्टमर सर्विस, नंबर 3 वैल्यू, इनोवेशन एंड मार्केटिंग. जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज की बिजनेस के लिए तो प्रहलाद एंड गैरी ने अपने बहुत ही एनालिटिकल वे में अपने आर्टिकल में कंपेयर किया है. कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें से कुछ अपने लिए बहुत बड़ा फायदा करके गई हैं जबकि कुछ ने अपनी मार्केट को बिल्कुल ही लूज कर दिया है. और फर्क सिर्फ इतना था कि वो कुछ अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचान गई हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर पाई और कुछ नहीं पहचान पाई. उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले डिकेड्स में जो मैनेजर्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे, वो डिपेंड करेगा कि वो अपनी एबिलिटी को यूज कर पाते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानने में या नहीं.
मैनेजर के लिए क्रिटिकल टास्क है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करें जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्फ्यूज किए जा सकें, वो इंट्रोड्यूस किए जा सकें, जिसमें इररेसिस्टिबल फंक्शनैलिटी हो, जिसको कस्टमर रेजिस्ट ना कर पाए, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स आप बना दें जिसकी कस्टमर को जरूरत तो है लेकिन उसके बारे में उसने कल्पना नहीं की है, सोचा नहीं है। कोर कॉम्पिटेंस ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के बारे में है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है और काम करने वाले लोग हैं और वो जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उसके बारे में भी है। प्रहलाद एंड गेरी ने पॉइंट आउट किया है कि कॉम्पिटेंसीज जो हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज लोगों के बारे में है। कोर कॉम्पिटेंस है कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, इन्वॉल्व कर पाते हैं अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशन को, और कमिटमेंट से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास रिसर्च कर रहे हैं अपनी लैब में और करते जा रहे हैं और उसका कोई इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसीज में हम वो स्किल्स को लेते हैं जो इंडिविजुअल्स में हैं और वो इंडिविजुअल्स इतने नैरो माइंडेड नहीं हैं, उनका फोकस इतना नैरो नहीं है कि वो अपने एक्सपर्टाइज को दूसरों के साथ ना शेयर कर सकें, ना जोड़ सकें और नए रास्ते ना ढूंढ सकें। अगर हम कहें एक साइंटिस्ट जो है वो अपनी लैब में जो कुछ सीखता है उसे वो अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस डिपार्टमेंट जो टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकता है, एज अ टीम काम कर सकता है और अपनी कंपनी के लिए एक कोर कॉम्पिटेंस क्रिएट कर सकता है। वेस्टर्न कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में जो 1980 से अर्ली 90s तक रहा, प्रहलाद एंड गेरी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि वो उन्होंने शायद ही कभी सोचा हो कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में। वो इसे कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, क्रिएट करने के बारे में नहीं सोच पाए। इसी वजह से उन्होंने नुकसान उठाए, बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए इस गलती की वजह से। ऐसा इसलिए हुआ, शायद वो इस माइंडसेट में थे कि वो एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बनाएंगे और उन्होंने अपने कोर प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर दिया या बेच दिया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, बजाय कि वो उसको संभालते, उन्हीं को डेवलप करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने फायदे के लिए। एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि यूएस कंपनीज ने टीवी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी ये सोचकर कि वो जापान और कोरिया के लो प्राइस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस तरह से गलत थे। उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंस जो है वो वीडियो टेक्नोलॉजी में गवा दी और डिजिटल मार्केट का वो फायदा लेने में असमर्थ रहे, जो कि बाद में हुआ। तो प्रहलाद एंड गेरी के हिसाब से कॉर्पोरेशंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपना एक पोर्टफोलियो जिसमें उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज हो, बजाय कि वो अपने प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो तैयार करें। उन्हें अपनी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए जिसमें वो प्लान करें कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को कैसे बिल्डअप करेंगे और कैसे उसके लिए जरूरी रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। कोर प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स। एक डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन के बारे में सोचा उन्होंने। डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल होंडा जो है वो उसको एज अ ट्री लिया उन्होंने और कोर कॉम्पिटेंसीज को उसकी रूट्स लिया, जो है नो हाउ, टेक्नोलॉजी की जानकारी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट वेट इंजन्स इन होंडा's केस ओनली। तो इसमें जो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस और ट्रंक हैं, वो कोर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें होंडा के लाइट वेट इंजन्स आते हैं। छोटी ब्रांचेस जो हैं वो बिजनेस यूनिट्स हैं जिसमें होंडा के पोर्टेबल जनरेटर्स आते हैं। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो जनरेटर्स हैं जो कि एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो कस्टमर्स को बेच रहे हैं। तो हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को बिजनेस में कैसे पहचाने? प्रहलाद एंड गेरी ने 3 टेस्ट मेंशन किए हैं जिससे आपको कंपनी को अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज का पता लगाने में मदद मिलती है। कोर कॉम्पिटेंसी जो है सबसे पहले आपको एक एक्सेस देती हैं
एक बहुत बड़ी मार्केट की। फॉर एग्जाम्पल कैनन के केस में हम देख सकते हैं कि वो लीड कर रहा है ना सिर्फ कैमरा में बल्कि लेजर प्रिंटर में भी, और वजह है उसकी कॉम्पिटेंस इन ऑप्टिक्स। तो आपकी एक कॉम्पिटेंसी आपको एक नहीं कई मार्केट्स में आपको एक्सेस देती है। सेकंड है कि ये आपको एंड प्रोडक्ट का बेनिफिट देती है। आप एंड प्रोडक्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे होंडा के केस में, होंडा के इंजन्स पहले पोर्टेबल जनरेटर्स में यूज हुए, पावर जनरेटर्स में जो कि पोर्टेबल भी थे। बाद में उन्हीं का इस्तेमाल मोटरसाइकिल और कार्स में होने लगा। तो आपके एंड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। तीसरा, दे आर डिफिकल्ट टू इमिटेट। अगर हम बात करें सोनी की, तो सोनी के अंदर एबिलिटी, सोनी कंपनी में एबिलिटी है कि वो मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकती है। मिनिएचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए सोनी ही सबसे आगे है। आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करनी है, बनानी है, तो एक कंपनी को क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी कौन सी एबिलिटीज हैं जो कस्टमर सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, कस्टमर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, आपको एक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल थिंक टैंक क्रिएट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें आपकी की एबिलिटीज को आइसोलेट किया जा सके और एक प्लान बनाया जा सके जिससे उन एबिलिटीज को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ कैसे बनाया जाएगा। तीसरा, आपको की पर्सनेल डिप्यूट करना पड़ेगा और फंड्स देने पड़ेंगे ताकि कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन इज इंटीग्रेट टेक्नोलॉजीज एंड कोऑर्डिनेट डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स। आपको बहुत सी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और आपको अपनी प्रोडक्शन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। एंड लास्टली, आपको स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, एक्विजिशन, मर्जर, इनकी ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस तरह के अरेंजमेंट, सो दैट आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो उसी मार्केट में है जिसमें आप हैं। तो अगर आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज बनाएंगे तो ध्यान रखिए वो ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो और उनको इमिटेट ना किया जा सके। आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को प्रिजर्व करना पड़ेगा। अगर आप उनको डेवलप भी कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो भी आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को प्रिजर्व करके रखना है, बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि वो चेंज में कहीं उनका इम्पैक्ट कम हो जाए। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कोर कॉम्पिटेंसीज को जब आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ये भी ध्यान रखिए कि वो क्या नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से compete करने के लिए आप रिसर्च पे बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, या आप वर्टिकल इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, या आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं बिजनेस यूनिट्स में, या आउटसोर्स कर रहे हैं अपने नॉन कोर प्रोसेसेस को, ताकि आप कोर प्रोसेसेस में फोकस कर सकें। व्हाई बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज? बिकॉज कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो ही कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का बेस बनती हैं और साथ ही कंपनी की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मार्केट में और नई मार्केट को डेवलप करने के लिए, आपकी डिफरेंट लोकेशंस, ब्रांचेस, इन सब में जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए, उसके बाद रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग मेजर डिसीजन जैसे आउटसोर्सिंग, सेल और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविजन्स। जो कंपनीज अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगी, वो बिल्कुल गारंटी है कि वो अपने राइवल्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी, और अगर करेंगी तो सिर्फ प्राइस के बेसिस पे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे
तब आप सोचेंगे कि आप कैसे अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करें या उनको डेवलप करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो एक बहुत ही एम्बिशियस काम है। एक बार वो बन जाए, शुरू हो जाए, तो उसको आपको कॉन्स्टेंटली ही करना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। जिस तरह से नॉलेज को अगर हम यूज ना करें तो वो फेड हो जाता है, वैसे ही कॉम्पिटेंसीज को भी आपको लगातार प्रोटेक्ट करते रहना है, नर्चर करते रहना है, डेवलप करते रहना है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं उन बिजनेसेस का जिन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को बहुत स्ट्रांगली डेवलप किया है। सबसे पहला नाम है वॉलमार्ट का, जो कि रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर चेन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके जो सेल्स टर्नओवर है ग्लोबली वो $500 बिलियन से भी ज्यादा है। इसकी 5000 से ज्यादा लोकेशंस हैं यूएस में और इंटरनेशनली 6000 से ज्यादा। वॉलमार्ट की कोर कॉम्पिटेंसी में सबसे पहला है मैसिव बाइंग पावर। वॉलमार्ट का मंत्र है हर रोज कम प्राइस, एवरीडे लो प्राइसेस। ये मल्टीनेशनल कंपनी अपने बहुत बड़े परचेजिंग पावर को यूज करती है और सप्लायर्स पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनाती है कि वे अपने होलसेल प्राइस को कम करते रहें। दूसरा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वॉलमार्ट ने एक्सेल किया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही ह्यूज नेटवर्क है जिसमें परचेजिंग, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन, इन सब का एक एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें इन्वेंट्री बहुत अच्छे से मैनेज होती है। इन सब से स्टोर्स में जो स्टॉक है प्रोडक्ट्स का वो बहुत अच्छा रहता है और कीमतें भी कम रहती हैं। वॉलमार्ट ने डेवलप किया है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, बार कोड जिसे हम कहते हैं, और ये पहली कंपनी है जो अपने इंडिविजुअल स्टोर से डाटा लेती है, उसको एनालाइज करती है। ये पूरी कंपनी में होता है, सिर्फ कुछ स्टोर्स में नहीं। तो इंफॉर्मेशन का लगातार लेना और उसको एनालिसिस करते रहना, ये भी कंपनी के फायदे में ही रहता है, जिसका अल्टीमेटली फायदा कस्टमर को भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्पल की, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके 960 बिलियन से ज्यादा इसकी मार्केट वैल्यू है। इसमें 1,37,000 एम्प्लॉइज हैं वर्ल्ड वाइड और 260 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है इसने 2019 में। एप्पल की बहुत ही स्ट्रांग कोर कॉम्पिटेंसीज हैं। सबसे आगे है इनोवेशन। एप्पल की एक अच्छी खासी हिस्ट्री है जिसमें उसने यूनिक और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें मैक कंप्यूटर, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, एप्पल टीवी, एप्पल वॉच, ये सब हैं। इनके बारे में हम सब जानते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब एंड स्टीव वोजनियाक ने एप्पल वन को 1976 में डेवलप किया और वो एप्पल मैकिंटोश और दूसरे टेक्निकल डिवाइसेस को डेवलप करते चले गए। हालांकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने वाली पहली कंपनी नहीं थे। एप्पल जो है वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसको अपने यूनिक फैशन में इंजीनियर करता है और उसको एक कमर्शियल सक्सेस बनाता है। हम याद कर सकते हैं कि आईफोन ने ब्लैकबेरी डिवाइसेस की सेल को एकदम से खत्म कर दिया था कुछ साल पहले। ब्लैकबेरी आईफोन के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाया था। दूसरा है ब्रांड रिकॉग्निशन। एप्पल के प्रोडक्ट्स के लोग दीवाने हैं और एक्सट्रीमली लॉयल हैं इस ब्रांड के प्रति। कंज्यूमर जो हैं वो प्रोडक्ट लॉन्च पे नए आईफोन के समय घंटों लाइनों में खड़े होते हैं या दिनों दिन इंतजार करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, जो कि एक खास बात है। एप्पल यूजर हर आईफोन की नई रिलीज को परचेज करते हैं, चाहे उनका करंट मॉडल एक ही साल पुराना क्यों ना हो। एप्पल ने ये जो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की है, ये दूसरी कॉर्पोरेशंस के लिए एक जेलसी का टॉपिक है। तीसरा है मार्केटिंग। एप्पल जो है वो
निश्चित तौर पे मार्केटिंग एक्सीलेंस में बहुत आगे है। वो इस फील्ड में किसी को अपने आगे टिकने नहीं देता। एप्पल की जो मार्केटिंग फिलॉसफी है वो कस्टमर्स की नीड के चारों तरफ घूमती है। इनोवेटिव और इंट्यूटिव प्रोडक्ट्स को बनाने में वो फोकस करता है और एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंक हो जाते हैं, जो इसकी एक यूएसपी है। कॉस्को दुनिया की वेयरहाउस चेन में सबसे बड़ी मेंबरशिप बेस्ड कंपनी है। 2019 में इसके 785 वेयरहाउसेस थे पूरे विश्व में और इसकी सेल जो है वो $149 बिलियन थी। इसके एम्प्लॉइज 2,54,000 एम्प्लॉइज हैं वर्ल्ड वाइड। कॉस्को बहुत गर्व से अपनी कॉम्पिटेंसीज को लिस्ट करता है। पहला है कस्टमर सर्विस, इसमें फ्री शिपिंग और अनमैच्ड रिटर्न पॉलिसी शामिल है, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर में फेमस है। दूसरा है वैल्यू। कॉस्को का जो सेल्स है वो हाई वॉल्यूम है। वो कंपनी से बहुत कम प्राइसेस लेता है और इन प्राइसेस को बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे देता है। इनफैक्ट बहुत से छोटे बिजनेसमैन कॉस्को को अपना होलसेल सोर्स बनाते हैं। तीसरा है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। कॉस्को जो है अपने एम्प्लॉयज के का ध्यान रखने में बहुत पहचाना जाता है, बहुत फेमस है। ये अपने एम्प्लॉयज को अच्छी वेजेस देता है, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और इसके रिटायरमेंट के पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी की पॉलिसी है जिसको वो बहुत प्राउडली कहते हैं, ये इंक्लूजन में विश्वास रखते हैं, उसको एम्फसाइज करते हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपके एनरिचमेंट के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, और लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको प्रमोशंस भी देते हैं। नाउ होंडा मोटर कंपनी, ये जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी अपने ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल के लिए जानी जाती है। ये मोटरसाइकिल के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और इंटरनल कंबस्टन इंजन में, जो कि अगर हम नंबर्स में देखें तो 14 मिलियन इंजन ये एक साल में प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी ज्यादा नंबर में। कोर ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स के बाद अपनी कॉम्पिटेंसीज को होंडा ने यूज किया है गार्डन इक्विपमेंट में, मैरीन इंजन्स में और पर्सनल वाटरक्राफ्ट में, और हाल ही में वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी चले गए हैं और जीई होंडा एरो इंजन उन्होंने बनाए हैं। 2011 में होंडा का जेट भी लॉन्च हुआ था। कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ होंडा मेनली R&D, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप की गई हैं। ये तीनों कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो कोर प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्पफुल रही हैं। कोर प्रोडक्ट्स हैं इंजन, जिसको उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है बहुत सारे बिजनेसेस में, जो कि हैं ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, पावर प्रोडक्ट्स, होंडा जेट्स, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। वो बात करते हैं ब्लैक एंड डेकर की। ब्लैक एंड डेकर की जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में है, जिसमें वो 200 वॉट से 600 वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाते हैं। मोटर्स ही इनका कोर प्रोडक्ट है और इनके जो बाकी के एंड प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिक टेक्नोलॉजी का मॉडिफिकेशन है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जो कि हैं फ्लैश लाइट, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, टोस्टर एंड ओवंस, इनको छोड़कर बाकी सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिक टेक्नोलॉजी का ही एक मॉडिफिकेशन है। ये मेनली 3 मार्केट्स के लिए काम करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स आते हैं पहले होम वर्कशॉप मार्केट में, जिसमें छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो यूज होती हैं ड्रिल्स बनाने में, सर्कुलर सॉज में, सैंडर्स, राउटर्स, पॉलिशर्स एंड ड्राइवर्स इनको बनाने में। दूसरा इनकी मार्केट है होम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस मार्केट।
तो जो डस्ट बस्टर्स हैं इनको प्रोड्यूस करने में, मार्कर्स, फैंस बनाने में ये मोटर्स काम में आती हैं। और तीसरा है आपका किचन अप्लायंसेस। किचन अप्लायंसेस मार्केट में छोटी मोटर्स का इस्तेमाल कैन ओपनर्स, फूड प्रोसेसर्स, ब्लेंडर्स, ब्रेड मेकर्स, पैन्स वगैरह में होता है। तो अगर हम समराइज करें तो आपको अपनी कॉम्पिटेंसीज को जानना है, उनको डेवलप करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन कॉम्पिटेंसीज के चारों तरफ स्ट्रक्चर करना है और अपने कोर प्रोडक्ट्स को अपनी सभी एंड प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व करना है। नॉन कॉम्पिटेंसीज को आपको आउटसोर्स कर लेना है। ये आप कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंसेस से और लाइसेंसिंग वगैरह से। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज एंडोइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द पावर ऑफ अ ब्रांड। और ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन or some combination of these so as to identify the product of one seller from those of the competitor। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को हम एक नाम देते हैं, कोई साइन बनाते हैं उसका, या कोई सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं, या उसका कोई डिजाइन बनाते हैं, सो दैट कि हम एक प्रोडक्ट को, एक सेलर के प्रोडक्ट को दूसरे सेलर से डिफरेंशिएट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल बाटा, लाइफबॉय, पेप्सी, कोक, कोलगेट, ये सब ब्रांड। ब्रांड क्या है? ब्रांड एक नाम है, एक टर्म है, कोई डिजाइन या सिंबल है, या कोई भी फीचर है जो एक सेलर के गुड्स और सर्विसेज को दूसरे सेलर के गुड्स से अलग करता है। ब्रांड वो आइडिया या इमेज है जो लोगों के मन में होता है, के दिमाग में होता है, जो हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस या एक्टिविटी को याद दिलाता है। इसमें सिर्फ फिजिकल फीचर्स नहीं होते हैं, बल्कि कंज्यूमर्स की फीलिंग्स भी होती हैं उस कंपनी की तरफ या उसके प्रोडक्ट की तरफ। तो हम उन फिजिकल और इमोशनल क्यूज को ब्रांड कहेंगे जो ट्रिगर हो जाते हैं जब हम कोई नाम सुनते हैं, किसी लोगो को देखते हैं, या कोई विजुअल देखते हैं, या किसी मैसेज को सुनते हैं। एक प्रोडक्ट जो आसानी से कॉपी हो सकता है, लेकिन जो ब्रांड है वो एकदम यूनिक है। पेप्सी, कोका कोला, इनके टेस्ट बहुत ज्यादा अलग नहीं है, काफी सिमिलर हैं, लेकिन कोई ऐसा कारण है जिससे कुछ लोग एक ब्रांड की तरफ कनेक्टेड हैं, कोका कोला की तरफ, और दूसरे ब्रांड की तरफ। हम बात करते हैं ब्रांड नेम की। तो ब्रांड का वो हिस्सा जिसे बोला जा सके, यानी ब्रांड का वर्बल पार्ट ब्रांड नेम है, और जिसे हम बोल नहीं सकते, सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो ब्रांड मार्क है। जैसे हम नाइकी के एड में देखते हैं, एक मार्क बना हुआ है, राइट का निशान है, वो ब्रांड मार्क है। उसे बोला नहीं जा सकता, उसे हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ब्रांड मार्क के बाद ब्रांड का वो हिस्सा जिसे हम लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, यानी कि वो पार्ट ऑफ ब्रांड जिसे हम लीगली अपना कह सकते हैं और आपके अलावा कोई इसे यूज नहीं कर सकता, उसे ट्रेड मार्क कहते हैं। ब्रांड के क्या फायदे हैं? एक मार्केटर्स या कंपनी जो ब्रांड क्रिएट कर रही है, उसके लिए ब्रांड क्रिएट करने पर अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। साथ ही अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आपको उस ब्रांड नाम को एम्फसाइज करना है और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपने ब्रांड क्रिएट किया है तो आप बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग है और इसलिए आप ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं कॉम्पिटिटर से। आपका प्रोडक्ट अगर कोई नई क्वालिटी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके ब्रांड की वजह से वो मार्केट में आसानी से
इंट्रोड्यूस हो सकता है, आप नए वेरिएंट ला सकते हैं जो बेटर क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, लेकिन ब्रांड सेम होने की वजह से कस्टमर आपके साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट को रिकग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि ब्रांड इमेज आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ब्रांडिंग के फायदे कस्टमर्स को भी होते हैं। दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक नाम अगर उस पे है, लोगो या डिजाइन उस पे है, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर दूर से ही पहचान लेते हैं। दूसरा है कस्टमर को क्वालिटी का एश्योरेंस होता है कि जो क्वालिटी वो पहले यूज कर चुका है या कंपनी का जो ब्रांड क्रिएट किया गया है उसमें कुछ ना कुछ बेटर क्वालिटी ही होगी। साथ ही ब्रांड एक स्टेटस सिंबल है। अगर हम ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक तरह से दूसरों को इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम बेटर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो ये एक स्टेटस का, हायर स्टेटस का सिंबल भी बनता है। अगर हम ब्रांड क्रिएट करते हैं तो जो ब्रांड हम क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, इजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, दूसरों से अलग होना चाहिए। अगर वो मिलता जुलता होगा तो कस्टमर आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही ये जिस प्रोडक्ट का वो ब्रांड है, ब्रांड को क्वालिटी से रिलेटेड होना चाहिए। ब्रांड से हमें पता लगना चाहिए या कस्टमर को पता लगना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्वालिटी हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, अगर लेमैन के टर्म्स में हम बात करें तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में, मार्केटिंग इज द मैसेज यू ट्राई टू कन्वे, वेयर एज योर ब्रांड इज योर आइडेंटिटी। तो मार्केटिंग में हम एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कस्टमर को, जबकि ब्रांड है वो हमने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। तो ब्रांडिंग को ही आपको अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है थ्रू मार्केटिंग। तो ब्रांडिंग पहले आता है, मार्केटिंग उसके बाद करनी होती है। मार्केटिंग आप जैसे करेंगे उसके ओनर या उसके कंट्रोलर आप हैं, लेकिन ब्रांड में जो कंट्रोल है वो कस्टमर का होता है, कंज्यूमर का होता है। ब्रांडिंग एक स्ट्रैटेजी है और मार्केटिंग एक टैक्टिक है। तो ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और मार्केटिंग इज अ शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक प्लानिंग। मार्केटिंग डिस्कवर्स एंड स्टिमुलेट बायर्स। मार्केटिंग में आपको बायर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। ब्रांडिंग में यू मेक डिवोटेड कस्टमर्स, सपोर्टर्स। ब्रांडिंग इज एज इम्पोर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ अ फर्म और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज हैविंग फाइनेंशियल ल्यूसिडिटी। ब्रांडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है किसी भी फर्म के लिए या नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए जितना फाइनेंशियल ल्यूसिडिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना। और अगर आप अपना ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं तो आपने अपना काम कर दिया। ब्रांडिंग इज अ प्रॉमिस डिलीवर्ड। तो अगर हम समराइज करें, ब्रांडिंग आपको वो कस्टमर्स दिला देती है जिनको ये समझ होती है कि वो आपके ब्रांड को चूज करें या नहीं। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ब्रांडिंग वन टाइम प्रैक्टिस नहीं है जो आपको सिर्फ शुरुआत में ही करनी है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपको करते रहना है। ये ब्रांडिंग आपके मेथड्स में जाएगा, आपकी फिलॉसफी में जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल प्रोग्रेस में जाएगा। उसमें ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। साथ ही इसमें एक बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, लॉयल्टी है जो आपके एफर्ट्स में दिखती है। ये दिखनी चाहिए, कस्टमर को लगना चाहिए कि वो एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो एक क्वालिटी की निशानी है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को गेन करे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे ताकि उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो कस्टमर्स प्रॉफिट के साथ साथ आपके ब्रांड की सक्सेस की भी पहचान है।
ये उसका मेजरमेंट है।